तो मित्रों, मैं प्रेमलता पासवान यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रेप पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी टीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम 2022-23 में मैं प्रीवियस ईयर पेपर 2021 के साथ में उपस्थित हूँ, जिसका ये सेकेंड पार्ट है। तो आइए शुरू करें। शुरू करने से पहले अगर आप लोग एग्ज़ाम प्रेप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ए है, लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार केवल क्रय की गई ख्याति का लेखा ही लेखा पुस्तकों में किया जाता है। स्वनिर्मित ख्याति का समायोजन साझेदारों के पूंजी खातों के माध्यम से किया जाएगा। और सी है, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। और डी है, ख्याति एक काल्पनिक संपत्ति है। तो आपको बताते चलें कि वर्तमान में 31 लेखा मानक हैं और लेखांकन मानक 26 के अनुसार केवल क्रय की गई ख्याति का लेखा ही लेखा पुस्तकों में किया जाता है। और स्वनिर्मित ख्याति का समायोजन साझेदारों के पूंजी खाता के माध्यम से किया जाता है। और ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है और ख्याति एक काल्पनिक संपत्ति नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। अंकेक्षण अनिवार्य है। ए, न्यासों के लिए। बी, संयुक्त स्कंद कंपनियों के लिए। सी, एकल स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए। और डी, साझेदारी फर्म के लिए। तो आपको बताते चलें कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त स्कंद कंपनियों के लिए। अंकेक्षण का जो अर्थ होता है कि किसी कंपनी की लेखा पुस्तकों की विशिष्ट एवं आलोचनात्मक जांच से जो एक योग्य एवं निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा प्रमाणकों, प्रपत्रों, सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के सहायता से किया जाता है। इसके बाद में अगला है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण फिशर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए है, यम इक्वल के वाई प्लस के डैश ए। ऑप्शन बी है, पी टी इक्वल यम वी प्लस वी डैश यम डैश। और सी है, यम इक्वल पी के आर। और डी है, यन इक्वल पी ब्रैकेट में के प्लस आर डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पी टी इक्वल यम वी प्लस यम डैश वी डैश। और क्वेश्चन नंबर 26 है, जब कोई उपभोक्ता वाई वस्तु की इकाइयों को छोड़ते हुए यक्स वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करता और फिर भी उसे उतनी ही संतुष्टि प्राप्त होती है तो सीमांत प्रतिस्थापन दर की गणना किस द्वारा निम्न द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन ए है, यक्स वस्तु में परिवर्तन बाई वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता। और बी है, वाई वस्तु में परिवर्तन बाई यक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता। और सी है, यक्स वस्तु में परिवर्तन बाई वाई वस्तु में परिवर्तन। और डी है, वाई वस्तु में परिवर्तन बाई यक्स वस्तु में परिवर्तन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह होगा डी, वाई वस्तु में परिवर्तन बाई यक्स वस्तु में परिवर्तन। तो अगला देखते हैं। 27, साख नियंत्रण की परिमाणात्मक तकनीकों में निम्नलिखित तकनीक को सम्मिलित नहीं किया जाता। ए, खुले बाजार की कार्यवाही। बी, परिवर्तनशील नकद कोष अनुपात। और सी है, साख की सीमा का निर्धारण। और डी है, बैंक दर नीति। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, साख सीमा का निर्धारण।
आपको बताते चलें कि केंद्रीय बैंक आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रा और ऋण की उपलब्धता, लागत और उपभोग को नियंत्रित करता है। और आरबीआई साख को 2 विधियों से नियंत्रित करता है। एक तो है परिमाणात्मक और दूसरा है गुणात्मक। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सी लेखांकन परिपाटी नहीं है? ऑप्शन है ए पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी, बी रूढ़िवादिता की परिपाटी, सी उपार्जन लेखांकन की परिपाटी और डी एकरूपता की परिपाटी। तो आपको बताते चलें, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उपार्जन लेखांकन की परिपाटी। लेखांकन परिपाटी से अभिप्राय है कि उन सामान्य पद्धतियों से जिनका व्यावसायिक इकाइयों की लेखांकन सूचना के अभिलेखन एवं प्रस्तुतिकरण में विश्व भर में पालन किया जाता है और समाज के रीति रिवाज के समान इनका अनुसरण किया जाता है। लेखांकन की जो महत्वपूर्ण परिपाटियां हैं वो हैं समरूपता की परिपाटी, पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी और सरलता की परिपाटी, एकरूपता की परिपाटी और रूढ़िवादिता की परिपाटी, लेकिन उपार्जन लेखांकन की परिपाटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रत्येक प्रमाणक पर हस्ताक्षर होने चाहिए। ऑप्शन है ए लेखाधिकारी के, बी लेखाकार के, सी प्रबंधक के और डी उत्तराधिकारी के। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराधिकारी के। आपको बताते चलें कि प्रत्येक प्रमाणक पर जारी करने वाले तथा जिसके लिए प्रमाणक जारी किया जा रहा हो उससे से संबंधित सभी उत्तरदायी अधिकारियों के हस्ताक्षर होने आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरानी मशीन की खरीद पर की गई मरम्मत खाते में डेबिट की गई। यह त्रुटि है क्षतिपूरक, चूक की, कृत्य की या फिर सैद्धांतिक। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा सैद्धांतिक, ऑप्शन नंबर डी सैद्धांतिक। अगला देखते हैं, एक सिनेमा हॉल में बैठने की क्षमता बढ़ाने पर हुआ खर्च कहलाता है व्यक्तिगत व्यय, नाम मात्र व्यय, पूंजीगत व्यय या फिर डी आयगत व्यय। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी पूंजीगत व्यय। अगला क्वेश्चन है, भाग क्यों नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 32 है, उपपट्टे की दशा में पट्टादाता द्वारा अर्जित अधिकार शुल्क क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन है उपपट्टा खाते में, लाभ हानि खाते में, लघु कार्य राशि खाते में या फिर डी प्राप्य अधिकार शुल्क खाते में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी प्राप्य अधिकार शुल्क खाते में। अधिकार शुल्क से अर्थ है कि पट्टादाता तथा पट्टेदार के बीच एक अनुबंध होता है और अनुबंध के शर्तों के अनुसार पट्टेदार पट्टेदाता के भूमि या किसी अन्य वस्तु का प्रयोग करता है और प्रयोग के प्रतिफल के बदले भूस्वामी को अधिकार शुल्क की राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है
33 अभिदत्त पूंजी और याचित पूंजी में अंतर कहलाता है। ऑप्शन है ए अवशिष्ट याचना, बी अग्रिम याचना, सी आयाचित पूंजी और डी प्रदत्त पूंजी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी आयाचित पूंजी। आपको बताते चलें कि अभिदत्त पूंजी और याचित पूंजी का अंतर आयाचित पूंजी कहलाता है। आयाचित पूंजी का मतलब होता है कि पूंजी की ऐसी राशि से है जिसका जो है याचना ना की गई हो। अगला प्रश्न है 34 लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किए जाने वाले देनदारों पर प्राविधान की गणना हेतु निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। ऑप्शन ए है अशोध्य ऋण प्लस नया प्राविधान माइनस पुराना प्राविधान, और बी है देनदारों पर प्राविधान प्लस नया प्राविधान प्लस अशोध्य ऋण माइनस नए अशोध्य ऋण, और तीसरा सी है अशोध्य ऋण प्लस नए अशोध्य ऋण प्लस नया प्राविधान माइनस पुराना प्राविधान, और डी है देनदारों पर नया प्राविधान प्लस अशोध्य ऋण के लिए बनाया गया पुराना प्राविधान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। आपको बताते चलें कि लाभ और हानि खाता एक खाता है जो लेखांकन अवधि के दौरान व्यवसाय द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ या हानि का प्रतिनिधित्व करता है। अगला है 35 किस तरह के संगठन में नियम, कर्तव्य और जिम्मेदारियां लिखित रूप में दी जाती हैं। ऑप्शन है ए औपचारिक संगठन में, बी अनौपचारिक संगठन में, सी रणनीतिक संगठन में और डी बी तथा सी दोनों में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए औपचारिक संगठन में। आपको बताते चलें कि औपचारिक संगठन में जब एक लिखित संहिता होती है और जिसमें नियम, कर्तव्य और उत्तरदायित्व तथा कार्यों लिखे होते हैं, और अनौपचारिक संगठन में अलिखित आचार संहिता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा औपचारिक संगठन। अगला है 36 विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान है। ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा और सी तीसरा और डी पांचवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा। अगला देखते हैं हाथों परीक्षण किए गए थे। ऑप्शन है ए जॉर्ज एल्टन मेयो द्वारा, कीथ डेविस द्वारा, मैकग्रेगर द्वारा और डी एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन ए जॉर्ज एल्टन मेयो द्वारा। तो 1927 से 1932 के अवधि में जॉर्ज एल्टन मेयो द्वारा और उनके सहयोगियों के द्वारा एक परीक्षण किया गया जिसे हाथोर्न परीक्षण के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं 38 है नकद बिक्री का प्रमाणन करते समय निम्न में से किसे संबंधित प्रमाणक नहीं माना जाता है। ए है विक्रय बही, बी है कैश मेमो की बुक और सी है विक्रेता की संक्षिप्ति और डी है रोकड़ियों का सारांश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ए विक्रय बही। विक्रय बही को नकद बिक्री का प्रमाणन नहीं माना जाता है। और अगला है
किस्त भुगतान पद्धति की दशा में निम्न में से कौन से एक सही नहीं है? ऑप्शन है ए, क्रय मूल्य का भुगतान समस्त किस्तों में किया जाता है। बी है, किस्त के भुगतान में त्रुटि होने पर विक्रेता को अपना माल वापस लेने का अधिकार होता है। सी है, क्रेता अपनी पुस्तकों में संपत्ति खाता, विक्रेता का खाता और ब्याज उचंत खाता तैयार करता है। और डी है, सुपुर्दगी प्राप्त करने के बाद क्रेता को भी संपत्ति को बचाने का अधिकार होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, किस्त के भुगतान में त्रुटि होने पर विक्रेता को अपना माल वापस लेने का अधिकार होता है। अगला है 40। रेपो दर से तात्पर्य है ए, वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। बी, वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं। और सी, वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक ग्राहकों को उधार देते हैं। और डी है, वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक ग्राहकों से उधार लेते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। अगला है 41। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में यह मान लिया जाता है कि ऑप्शन ए है, जब सीमांत लागत घटती है तो कुल उत्पादन घटेगा। बी है, जब सीमांत उत्पादन गिरता है तो उपयोगिता अधिकतम होती है। और सी है, उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर होते हैं। और डी है, जब सीमांत उत्पादन गिरता है तो कुल उत्पादन अधिकतम। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 42। दो श्रेणी दिया गया है और इस श्रेणी का जो बहुलक है वह है 48.6, तो अज्ञात आवृत्ति होगी। तो इसको सॉल्व करें, इसका सही आंसर होगा सी। अगला देखते हैं, कुल मूल लेखांकन समीकरण आधारित है। मूल लेखांकन समीकरण आधारित है। ऑप्शन है ए, लागत अवधारणा पर। बी, लेखांकन अवधि अवधारणा पर। सी, उपार्जन अवधारणा पर। और डी, द्विपहलू अवधारणा पर। तो आप लोगों को बताते चलें कि मूल लेखांकन समीकरण लेखा पुस्तकों में नाम व जमा पक्षों के संतुलन पर आधारित होते हैं और इसके अनुसार व्यवसाय में कुल परिसंपत्तियों का योग सदैव उनकी देयताओं व स्वामी की पूंजी के योग के बराबर रहता है और इसे द्विपहलू अवधारणा कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, द्विपहलू अवधारणा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। कोई मद तब सार्थक मानी जाती है जब यह ऑप्शन है ए, वास्तविक लेखा से संबंधित हो। बी, कच्चे माल से संबंधित हो। सी, उपयोगकर्ता के लिए महत्वपूर्ण हो। और डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण हो। अगला है
पट्टेदार द्वारा लघुकारी की राशि को वसूल किए जाने की दशा में पट्टादाता डेबिट करता है। ए न्यूनतम किराया खाता, बी पट्टेदार का खाता, सी अधिकार शुल्क संचित खाता और डी लाभ हानि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकार शुल्क संचित खाता। आपको बताते चलें कि जब किसी अधिकार के प्रयोग के बदले कोई शुल्क लिया अथवा दिया जाता है तो इसे अधिकार शुल्क कहते हैं और ऐसे खातों को अधिकार शुल्क संचित खाता कहते हैं और जो पट्टेदार द्वारा लघु कार्य को डेबिट करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेता के घर तक माल पहुंचाने की कुल लागत फ्रैंको बीजक में शामिल होता है। फ्रैंको बीजक में क्रेता के घर तक माल पहुंचाने और कुल लागत को शामिल किया जाता है। फ्रैंको बीजक माल व सेवाओं को खरीद कर और विक्रेता के बीच एक लिखित सत्यापन है जो एक प्राप्त वस्तुओं के लिए भुगतान करने के लिए क्रेता के दायित्व को दर्शाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। ब्याज खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में, लाभ हानि खाते में या फिर लाभ हानि समायोजन खाते में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, साझेदारों के पूंजी खातों में। गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला नगद लेन देन को दिखाया जाता है। ऑप्शन है ए, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में, आय व्यय खाते में, लाभ हानि खाते में या फिर निर्माण खाते में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में। अगला चलते हैं 49। आ तथा बा एक फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ हानि को 3:2 में विभाजित करते हैं। सा एक नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश करता है तथा 6,000 की राशि ख्याति के लिए प्रीमियम के रूप में नकद देता है। यहाँ आ तथा बा के मध्य ख्याति के प्रीमियम का बंटवारा होगा यदि नया अनुपात 5:3:2 में हो तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसको यहाँ पे सॉल्व तो नहीं हो पाएगा अभी, वो होगा सी। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अगला देखते हैं 50। दबाव अथवा भय पर आधारित अभिप्रेरण कहलाता है। दबाव अथवा भय पर आधारित अभिप्रेरण कहलाता है। बाह्य अभिप्रेरण, आंतरिक अभिप्रेरण, ऋणात्मक अभिप्रेरण और धनात्मक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ऋणात्मक अभिप्रेरण। पदों के विचरण का माप होता है। पदों के विचरण का माप होता है ए, विषमता, अपकिरण, सहसंबंध और पृथु शीर्षत्व। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी, अपकिरण। इसके बाद में अगला देखते हैं
मानवीय इच्छाओं को मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तित करने की योग्यता कहलाता है। मानवीय इच्छाओं को मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तित करने की योग्यता कहलाता है। ऑप्शन ए है विज्ञापन, बी प्रचार, सी विक्रय कला और डी है विक्रय प्रबंधन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी विक्रय कला। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यापारिक कार्यालय का कार्य नहीं है? ए पत्रों की प्राप्ति, बी सूचनाएं प्रदान करना, सी निरस्तीकरण एवं पृष्ठांकन और डी निर्णयन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी निर्णयन। अगला देखते हैं, पट्टेदार की पुस्तकों में वसूल न हुई लघु कार्य की राशि को हस्तांतरित किया जाता है। ए अधिकार शुल्क खाते में, बी न्यूनतम खाते में, सी पट्टादाता खाते में और डी लाभ हानि खाते में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी लाभ हानि खाते में। पट्टेदार की पुस्तकों में वसूल की गई लघु कार्य की राशि को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार एक लिपिक रमेश को भुगतान किया गया वेतन है वास्तविक लेन देन, व्यक्तिगत लेन देन, नाम मात्र का लेन देन या फिर वास्तविक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार का लेन देन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी नाम मात्र का लेन देन। लेखाकरण में दोहरा लेखा प्रणाली बही खाता की एक पद्धति है और इसे नाम मात्र खाते के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला देखते हैं, बहुत से क्वेश्चन है 56। बहुत से गैर व्यापी वर्गों के साथ डेटा को तालिका के रूप में संक्षिप्त एवं प्रस्तुतिकरण संदर्भित है। ए आवृत्ति वितरण, बी अवास्तविक वितरण, सी क्रमसूचक वितरण और डी कालानुक्रमिक वितरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति वितरण। सांख्यिकी में आवृत्ति वितरण एक तालिका होती है। अगला देखते हैं, संरक्षण शुल्क का मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ताओं के लाभों को संरक्षित करना, सरकार के राजस्व में वृद्धि करना, स्वदेशी उद्योगों को संरक्षित करना, आयातकों से भुगतान की वसूली में निर्यातकों को सहायता करना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्वदेशी उद्योगों को संरक्षित करना। को बताते चलें कि जब अपने देश के घरेलू वस्तुओं को प्रतियोगिता के कारण नष्ट होने से बचाने के लिए विदेशी वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर जो है वो संरक्षण शुल्क कहलाता है। और संरक्षण शुल्क का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि स्वदेशी उद्योगों को संरक्षित करना। अगला है, खाता बही एक पुस्तक है मूल प्रविष्टि की, अंतिम प्रविष्टि की, समायोजन की या फिर संशोधन प्रविष्टि की। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी अंतिम प्रविष्टि की। अगला देखते हैं, मैस्लो की आवश्यकताओं के अनुक्रम को तार्किक ढंग से पुनर्व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए। अगला है,
क्वेश्चन नंबर 60। कॉपीराइट अनुबंध के अंतर्गत अधिकार शुल्क की राशि की गणना की जाती है। ए, प्रकाशित पुस्तकों की संख्या के आधार पर। बी, विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या के आधार पर। सी, प्रकाशित पुस्तकों की कुल लागत के आधार पर। और डी, विक्रय की गई पुस्तकों के कुल विक्रय मूल्य पर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रय की गई पुस्तकों के कुल विक्रय मूल्य पर। अगला देखते हैं, प्रबंधन का सार है। ए, नियोजन। बी, संगठन। सी, समन्वय। और डी, नियंत्रण। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, समन्वय। आपको बताते चलें कि प्रबंधन का जो अर्थ होता है वह उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करना और लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। एक नए साझेदार के प्रवेश के बाद सभी साझेदारों की पूंजी होनी चाहिए। ए, नए लाभ विभाजन अनुपात में, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, समान अनुपात में या फिर परस्पर सहमति के अनुपात में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ए, नए लाभ विभाजन अनुपात में। ए होगा नए लाभ विभाजन अनुपात में। इसके बाद में अगला देखते हैं, सारणी ए के अनुसार अंशों की बकाया राशि पर ब्याज लगाया जाता है। ए 5%, बी 6%, सी 12% और डी 18%। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ए, 5%। अगला है, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत क्रेता व विक्रेता के मध्य संबंध होता है। ए, देनदार व लेनदार का। बी, बंधक रखने या बंधक रखवाने के वाले का। और सी, निक्षेपी एवं निक्षेप गृहीता का। और डी, ऋणदाता एवं ऋणी का। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ए, लेनदार व देनदार का। आपको बताते चलें कि किराया क्रय पद्धति में मूल्य का भुगतान किस्तों में लिया जाता है। प्रत्येक किस्त में नगद मूल्य का भाग और ब्याज की राशि सम्मिलित रहती है। अगला देखते हैं, 65। निर्णय एक प्रक्रिया है। निर्णय प्रक्रिया है एक कार्य, प्रविधि, उद्देश्य या फिर नीति का। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक प्रविधि का। सॉरी, यहाँ पे लग गया, प्रविधि का। अगला देखते हैं, 66। एक स्थायी संपत्ति का सकल पुस्तक मूल्य होता है उसकी या उसका। ऑप्शन है ए, लागत और ह्रास का। बी, ऐतिहासिक लागत का। और सी, उचित बाजार मूल्य का। और डी, प्राप्य मूल्य का। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन होगा बी, ऐतिहासिक लागत का। अगला देखते हैं, अर्थशास्त्र में वितरण से तात्पर्य है श्रम का बंटवारा,
उत्पत्ति के साधनों के मध्य आय का बंटवारा, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों के मध्य पूंजी का बंटवारा, या फिर उपभोक्ताओं के मध्य वस्तुओं का बंटवारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्पत्ति के साधनों के मध्य आय का बंटवारा। अर्थशास्त्र में उत्पादन के विभिन्न साधनों के संयुक्त प्रयत्न द्वारा उत्पादित धन को उनके ही मध्य में बांटने की आर्थिक क्रिया को वितरण कहा जाता है। अगला है 68, निम्न में से किसका प्रयोग पूर्व अधिकार अंशों के शोधन हेतु नहीं किया जा सकता है? बीमा कोष, बी कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, सी सामान्य संचयन, और डी सम्मेलन से पूर्व का लाभ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सम्मेलन से पूर्व का लाभ। अगला है जहाजीबिलिटी निर्गत की जाती है। जहाजीबिलिटी निर्गत की जाती है ए, जहाजी कंपनी द्वारा, आयातक के अभिकर्ता द्वारा, जहाज के कप्तान द्वारा, या फिर डी सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जहाजी कंपनी द्वारा। आपको बताते चलें कि जहाजीबिलिटी जहाजी कंपनी द्वारा निर्गत की जाती है और इसके माल को निर्धारित बंदरगाह तक ले जाने संबंधित शर्त लिखी जाती है और यह जहाज के नायक द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षर युक्त प्रलेख होता है। अगला है 70, किसने कहा मुद्रा के वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं? मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें समाज में सर्वग्राह्यता प्राप्त है। ए मार्शल, बी कीन्स, सी क्राउथर और डी एली। तो इसका सही आंसर है डी एली। रिचर्ड टी डी एली के अनुसार मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें समाज में सर्वग्राह्यता प्राप्त है। प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है ए नियोजन, बी संप्रेषण, सी निर्णयन और डी अभिप्रेरण। तो इसका सही आंसर होगा ए नियोजन। ए नियोजन। नियोजन जो है प्रबंधन का मूल कार्य होता है और इसमें अग्रिम निर्णय लेना है कि क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है और किसके द्वारा किया जाना है। और यह एक सतत प्रक्रिया है जो हम ये तय करते हैं कि हमें कहाँ तक पहुँचना है और इसमें कोई खाई ना हो, मतलब इसमें कोई निर्णय लिया जाता है नियोजन के द्वारा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।